नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आपके द्वारा बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कमेंट्स में, जिनके आंसर कमेंट्स में देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपके सभी प्रश्नों के एक एक करके जवाब देंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारा एक और चैनल है जयंत नेगी मैथमेटिक्स, जहां पर हमने विशेष सीरीज चलाई है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और एलटी मैथ्स की। रोज शाम को 6 बजे ऑल्टरनेट डेज पर हम वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप पीसीएस सीएसईटी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों हमने विशेष सीरीज चलाई है। ऑल्टरनेट डेज पर सुबह 8 बजे हम वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने इस चैनल पर भी विशेष सीरीज चलाई है, जहां हम आपको रोज रात को 9 बजे उत्तराखंड के बेहतरीन एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं। तो वहां पर भी दोस्तों आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ध्यान रहे, वीडियो को पहले पूरा देखें, उसके बाद ही क्वेश्चन पूछें। कई बार क्या होता है कि आप पहले प्रश्न पूछते हैं जबकि आपके प्रश्नों के जवाब ऑलरेडी वीडियो में अवेलेबल रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपके द्वारा ज्यादातर पूछा जा रहा है वो है आरओ की एडवर्टीजमेंट को लेकर कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एडवर्टीजमेंट कब आएगा या नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, यूकेपीएससी के द्वारा 114 पदों पर भर्ती हेतु समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का अधियाचन पहुंच चुका है। तो ये विज्ञापन जरूर जारी होगा यूकेपीएससी के द्वारा। सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट जो कि सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा के अंतर्गत आती है कंटिन्यूस इंटरवल पर, तो वो जरूर यूकेपीएससी के द्वारा उसका एडवर्टीजमेंट जारी किया जाएगा। जल्द ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही भर्ती आएगी हम आपको बता देंगे। आयोग के द्वारा बोला गया कि फरवरी में इस विज्ञापन को जारी किया जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न जो कि ज्यादातर आपके द्वारा पूछा जा रहा है वो है पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर कि उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि अभी हाल में ही पीसीएस के फॉर्म्स को रीओपन किया गया है। देखिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है एसडीएम के पदों के लिए 43 से बढ़ाकर उसको 47 कर दिया गया, यानी कि 4 साल की छूट दी गई है। क्योंकि पीसीएस के फॉर्म कंटिन्यूस इंटरवल पे नहीं आए तो कई बच्चे थे जो कि पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे थे, वो ओवर एज हो गए। तो जिस कारण से पीसीएस के लिए स्पेशली एसडीएम के पद के लिए क्या किया गया है, 4 साल की छूट दी गई है। इसके अलावा कार्य अधिकारी पद है उसके लिए भी 1 साल की छूट दी गई है। तो अभी तो दोस्तों ये फॉर्म रीओपन हो गए हैं। तो अब इसके बाद आयोग के द्वारा ये संभावना व्यक्त की गई है कि इसका पेपर मार्च के बाद ही होगा या फिर अप्रैल में हो सकता है। लेकिन इस पर डिपेंड करेगा कि कोरोना के केस उस समय पर कैसे रहते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई सारे एग्जाम एक के बाद एक पोस्टपोन होते चले जा रहे हैं। जैसे कि 23 जनवरी वाला एग्जाम हो गया। ठीक है। महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होना था 23 जनवरी को, वो पोस्टपोन कर दिया गया। ठीक है। तो यहां पर अभी पीसीएस का एग्जाम तो मान के चलिए कि आपके पास समय रहेगा, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। आप बेहतरीन तैयारी इस दौरान पे कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न जो कि पूछा जा रहा है वो है लोअर पीसीएस के रिजल्ट को लेकर कि लोअर पीसीएस का रिजल्ट कब आएगा। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि अभी लोअर पीसीएस का रिजल्ट आने में भी समय रहेगा। देखिए, लोअर पीसीएस के रिजल्ट आने से पहले है प्रवक्ता मेंस का रिजल्ट आना है, उसके अलावा फिर एपीओ का रिजल्ट आना है, सहायक अभियोजन अधिकारी, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, फिर इसके बाद एफआरओ, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर, वन क्षेत्राधिकारी, एंड देन उसके बाद लोअर पीसीएस का रिजल्ट आएगा। तो उसकी भी संभावना दोस्तों अप्रैल में ही व्यक्त की जा रही है। मार्च एंड में या अप्रैल में ही उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न जो कि पूछा जा रहा है वो है एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कि एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो दोस्तों सुनने में आया है कि जो एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका 14 फरवरी के बाद होगा, यानी कि इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है। 10 मार्च तक आचार संहिता है। ठीक है। 12 मार्च तक तो उस दौरान पे आपका एलटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। अभी इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इलेक्शन से पहले तो नहीं होगा, इलेक्शन के बाद ही होगा, इतना सुनने में आया है। और आयोग के द्वारा एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। जल्दी आपके सामने संवाद के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेफिनेटली आपका 14 फरवरी के बाद ही होने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगली बात चल रही है एलटी वेटिंग की कि एलटी वेटिंग आएगी नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, एलटी वेटिंग जरूर आएगी और वो आती है। अभी 2018 की वेटिंग, 8वीं 9वीं वेटिंग आई, तो ऐसी बात नहीं है। आप होप ना छोड़ें, ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन उसी के चक्कर में ना पड़े रहें। देखिए, वेटिंग आ रही है लेकिन 2018 से 19, 20, 21, 22 आ गया। ठीक है। तो आप 3-4 साल वेट ना करें। देखिए, वेटिंग में अगर आपका नंबर आना होगा तो डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद महिला अभ्यर्थी
की भी काफ़ी बात चल रही है। देखिए, महिला अभ्यर्थी ऐसी महिलाएं जिनका सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में सिलेक्शन हुआ है, क्या उनकी वेटिंग आएगी? देखिए दोस्तों, उनकी वेटिंग जरूर आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि इसमें एक प्रश्न ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि कोई महिला ऐसी है कि अगर उसने महिला शाखा और सामान्य शाखा दोनों में अगर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया तो क्या होगा? देखिए, तो फिर उस केस में क्या होगा दोस्तों, फिर वेटिंग आना नहीं होगा, तब वेटिंग नहीं आएगी, ठीक है। अगर आयोग के द्वारा कोई एक ऐसा पैटर्न बनाया गया होगा कि वो सामान्य शाखा या महिला शाखा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने से रोके, या एक चॉइस दे कि आप इसमें से, आप दोनों में से एक ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, तो दोस्तों पॉसिबल होगा, वेटिंग आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और इंडिपेंडेंटली अलग अलग जगह पे वेटिंग हुई, मतलब सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो दोस्तों फिर क्या होगा, फिर तो मतलब कि फिर वहां पर क्या होगा कि कोई अगर अभिलेख सत्यापन पर अगर पहुंच जाता है तो फिर आयोग के द्वारा उसकी अंतिम चयन सूची जारी की जाती है और अंतिम चयन सूची फिर विभाग को भेज दी जाती है, ठीक है। और फिर विभाग क्या करता है, उसको ज्वाइनिंग लेटर भेजता है। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी बात चल रही है वो है दोस्तों कि काउंसलिंग को लेकर, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि काउंसलिंग का क्या होगा, कि हमें कहां मिलेगा, कुमाऊं मिलेगा, गढ़वाल मिलेगा, या हमें विद्यालय की चॉइस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, 2018 का जो प्रवक्ता का रिजल्ट आया था और इसके अलावा 2018 में जो एलटी हुआ था दोस्तों, वहां पर कोई भी काउंसलिंग नहीं हुई थी। उससे पहले होती थी काउंसलिंग। उससे पहले आपको क्या होता था कि जो रैंक होती थी, रैंक के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता था, विद्यालय चुनने को मिलता था, ठीक है। तो 2018 में तो इन्होंने कोई भी काउंसलिंग नहीं करवाई, इन्होंने सीधे डायरेक्टली ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, ठीक है। अब ये हम भी दोस्तों इसके पक्ष में नहीं है। मेरे हिसाब से दोस्तों, रैंक के अकॉर्डिंग जिसकी रैंक अच्छी है उसको विद्यालय चुनने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। हालांकि एलटी के अगर आप एलटी का एडवर्टाइजमेंट पढ़े तो वहां पर लिखा गया है कि हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान पर आपको चॉइस मिले, ठीक है, और उसके द्वारा उसका आयोग के द्वारा समय समय पर इसकी सूचना भी दी जाएगी। लेकिन उसके बाद तो फिर उन्होंने कोई सूचना दी नहीं, तो हो सकता है कि अभिलेख सत्यापन के दौरान आपको सूचना मिले। हालांकि बीच में अरविंद पांडे ने कहा भी था कि भाई इस बार से काउंसलिंग हम करेंगे, तो लेकिन मेरे को अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा कोई जियो तो हमने देखा नहीं कि इस बार काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। और काउंसलिंग से पहले दोस्तों, जो इस टाइप की चीजें होती है जिसमें काउंसलिंग नहीं होती, यहाँ पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। मैं आपको साफ साफ बताऊं, यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टरेट जाके, मतलब कि देहरादून में इनके निदेशालय जाके, वहां जाके दोस्तों क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और अच्छी जगह पोस्टिंग पाने के लिए पहले ही पैसे दे आते हैं, ठीक है। ये इसका भुक्तभोगी साफ साफ मैं आपके सामने हूं दोस्तों। मेरी प्रथम रैंक थी प्रवक्ता गणित में, लेकिन फिर भी रैंक 1 होने के बावजूद भी दोस्तों मेरे को बहुत दुर्गम स्थान मिला, जबकि मुझसे कई रैंक नीचे के जो कैंडिडेट थे उनको बहुत अच्छी प्लेसेस मिली, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टरेट जाके डेफिनेटली अपना सेटिंग कर ली थी पहले से, ठीक है। तो ये भी दोस्तों ये गलत है और ये भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो अच्छे, जो बढ़िया, जो रैंक जिनके अच्छी कैंडिडेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लेट डाउन हो जाता है, मतलब उनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन डीमोटिवेट वो हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो काउंसलिंग होनी चाहिए और जिसकी रैंक अच्छी है उसको चॉइस मिलनी चाहिए अच्छे विद्यालय चुनने की, ठीक है। क्योंकि अभी इन्होंने अटल उत्कृष्ट में भी ऐसे ही किया। जब इन्होंने काउंसलिंग करी तो वहां पर क्या किया इन्होंने, जो अच्छे अच्छे विद्यालय थे वो पहले ही सूची से गायब कर दिए, ठीक है। तो जो अच्छे कैंडिडेट्स थे, मतलब जिनकी रैंक अच्छी थी, उनको अच्छे विद्यालय चुनने का मौका ही नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से काउंसलिंग होनी चाहिए और बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है ज्वाइनिंग को लेकर कि ज्वाइनिंग कब होगी। अब देखिए, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सूची आएगी, फाइनल सूची के बाद ही दोस्तों आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग समझ लेना कि अभी आचार संहिता के दौरान पे नहीं होती है, ठीक है। जब आपकी नई सरकार बनेगी, नई गवर्नमेंट बनेगी, तभी जाके दोस्तों आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो आप इसमें समझ लीजिए कि अभी तो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट ही नहीं आई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका 1 हफ्ते चलेगा, 1 हफ्ते के बाद दोस्तों 1 महीने में आपकी जो की फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट है वो आएगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो संबंधित विभागों को भेजी जाती है, मतलब आपका तो एक ही विभाग है, शिक्षा विभाग, तो उसको भेजी जाएगी आपकी फाइनल लिस्ट और फिर उसके बाद वहां से दोस्तों आपको क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी समय लगता है, तो आप अभी तो मान के चलिए 2-3 महीने तो मान के चलिए कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात चलती है कि कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इतने सारे प्रश्न रहते हैं, मैंने एक एक करके कॉपी में लिख रखे हैं, सबके जवाब देने पॉसिबल नहीं होते। कई सारे बच्चों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं काउंसलिंग को लेके कि काउंसलिंग में क्या होगा। काउंसलिंग में जैसे कि कोई पूछ रहा है कि सर मेरे नाम में भिन्नता है, ठीक है, मेरे पिताजी का नाम थोड़ा सा अलग है, ठीक है, कहीं पर थोड़ा सरनेम में चेंज हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए, अगर आपके सरनेम में अगर कोई चेंज हो जाता है तो मतलब कि जैसे कहीं पर क्या है कि माता का नाम में देवी लगा है, कहीं पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो वहां पर दोस्तों कुछ ही नहीं होगा। वहां पर आपको क्या होगा, एक प्रतिशपथ पत्र वहां पर देना होगा नाम के भिन्नता के संबंध में,
जो प्रति शपथ पत्र है वो आपको वहां पर देना पड़ेगा कि इनका नाम यही है, तो वहां पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो नाम के भिन्नता से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, इसके बाद आता है कि सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक है। सर्टिफिकेट में दोस्तों जैसे अगर कोई मिस्टेक है तो उसके लिए भी आप दोस्तों क्या करेंगे, एक एफिडेविट वहां पर जमा करेंगे तो भी आपको कोई वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि नाम से ही जनरली रिलेटेड मिस्टेक होती है और तो ज्यादा कुछ होता नहीं। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ बात चल रही है जैसे कि हमारा कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हमारा एक्सपायर हो रहा है या फिर हमारा कोई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर हो गया, तो क्या करें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। जैसे कि अगर आपका जिस समय पर आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अगर वो उस समय तक वैलिड था तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर वो एक्सपायर हो भी गया है तो कोई बात नहीं, आप उसी डॉक्यूमेंट को लेकर जाइए। ठीक है, नियम साफ साफ ये कहता है कि भाई जब आप फॉर्म भरते हैं और उसकी लास्ट डेट तक, जब तक उसकी लास्ट डेट है तब तक आपका दोस्तों जो फॉर्म, जो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे चलो हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो उस समय तक वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो एक्सपायर हो गया। अब हो सकता है कि आप 4 साल बाद एग्जाम करेंगे। मेरे संग ये स्वयं हो चुका है। मेरा क्या हुआ था, 2014 में एम्प्लॉयमेंट मेरा एक्सपायर हो गया था। ठीक है, अब मेरा एक सिलेक्शन हुआ एक पोस्ट में 2017 में, तो मैंने क्या किया, 2014 वाला ही लेके गया। हालांकि मैंने 2016 में नया एम्प्लॉयमेंट बना लिया था, लेकिन जो 2016 वाला था वो इसलिए बनाया मैंने क्योंकि मैंने उसमें कुछ अपनी शैक्षिक योग्यताएं और ऐड की। क्योंकि होता यही है कि आप एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं, जब शुरू में बनाते हैं तो आप सिंपली जैसे जैसे आपकी योग्यताएं बढ़ती जाती है आप उसमें ऐड करते हैं, तो फिर होता क्या है कि एम्प्लॉयमेंट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं 2014 वाला लेके गया क्योंकि 2014 में जब मैंने फॉर्म भरे थे तो उस समय पर क्या था कि वो उस समय पर वो वैलिड था, तो वो अभी भी जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो वो उस समय पर भी वैलिड माना जाएगा। ऐसी अगर आपका कोई दोस्तों ओबीसी का सर्टिफिकेट है या कोई आपका किसी और अन्य जनजाति एससी का सर्टिफिकेट है, एसटी का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, ठीक है, और जो आपकी लास्ट डेट है तब तक वो क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ये आयोग का नियम है, इसी नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, अगला है कि एक प्रश्न और भी आ रहा था कि किसी ने अपने मार्क्स गलत भर दिए ग्रेजुएशन के। ठीक है, ग्रेजुएशन के मार्क्स अगर गलत भर दिए तो क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ग्रेजुएशन के मार्क्स गलत भरने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई निर्धारित अर्हता मांगी जाती है, ठीक है, जिससे कि रिजल्ट पर चेंज पड़ने की संभावना रहती है, वो ही कंसीडर की जाती है आपके रिजेक्शन को लेकर। ठीक है, रिजेक्शन मतलब कि आपको अभिलेख सत्यापन से बाहर कर दिया जाएगा। क्यों बाहर कर दिया जाएगा, मान लेते हैं कि जैसे कि आपने डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती कर दी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का मतलब है कि आपकी आयु कम थी और आपने ज्यादा दिखा दी और फिर आप अपेयर हो गए गलत तरीके से, तो वहां पर आपका क्या होगा, रिजेक्शन बनता है। ठीक है, इसी तरह से आपकी ज्यादा थी और आपने गलत बता दी, ठीक है, तो वहां पर आपका रिजेक्शन बनता है। आप ग्रेजुएशन हो ही नहीं, आपने ग्रेजुएशन अपने आपको दिखा दिया, आपके सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए, ऐसी चीजों में होता है। कभी कभार क्या होता है कि हम मार्क्स गलत भर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज जैसे मान लेते हैं हमने 12th की हमने परसेंटेज गलत भर दी, तो क्या आपको आयोग इतने के लिए रिजेक्ट कर देगा? नहीं, क्योंकि 12th से उसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। 12th का जो काम है बस वो एक क्या है, बीच की सीढ़ी है। जैसे आपने 10th के मार्क्स गलत भर दिए, तो 10th के मार्क्स अगर आपने गलत भी भर दिए तो 10th में अगर आप फर्स्ट डिवीजन भी हो या आप टॉपर भी हो या फिर आपके 45% भी है तो हु केयर्स, क्योंकि 10th का जो सर्टिफिकेट होता है वो एज के लिए यूज होता है। ठीक है, आप समझिए कि सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है वहां पर। ठीक है, सीटीटी के मार्क्स आपके जो आपको आपके लिए जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है वो आपको ध्यान रखनी है। क्या है भाई, आपको अगर एलटी मैथमेटिक्स टीचर बनना है तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, जो जो आपसे मांगी गई है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, इसलिए कहते हैं ना कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता को ध्यान से देखें, आपसे क्या क्या चीजें मांगी गई है आप वो चीजें देखें। ठीक है, इसके अलावा आपका स्थायी निवास सही से होना चाहिए, आपका एम्प्लॉयमेंट जो मैंने बोला कि जैसे अगर आपने उसी डेट पर अगर भरा है, ठीक है, यानी कि जब आपकी लास्ट डेट तक का है करो वैलिड, तो उसी को लेकर जाएं। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपका स्थायी निवास है या आपका कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट है, एससी का सर्टिफिकेट है, एसटी का सर्टिफिकेट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वहां पर ही अगर कुछ गलती है तो ही आपका रिजेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, इसके अलावा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, आपको टीईटी सेकंड क्वालिफाइड चाहिए, चाहे आप सीटीटी हो चाहे यूटीटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीटीटी 2 भी क्वालिफाइड है तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा, अगर आप यूटीटी सेकंड क्वालिफाइड है तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा। परसेंटेज का कोई लोचा नहीं है, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत यहां पर लेने वाली नहीं। अगर ये बोला जाता कि अगर भाई आपको 55% चाहिए ग्रेजुएशन में और फिर आप गलत परसेंटेज वहां पर भर देते हैं, आप अपनी
आपने 55 से ऊपर 60 दिखा देते हैं और आपकी एक्चुअली में 60 से लेस है या 55 से आपकी लेस है, तो फिर आपको वहां पर दिक्कत आ जाती है। तो यहां पर अभी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, बीएड चाहिए। तो भाई आपको एलटी टीचर के लिए बीएड चाहिए, आपको टीईटी सेकंड क्वालिफाइड चाहिए और इसके अलावा आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको चाहिए, तो वो आप अपनी योग्यताएं अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और 10th में मैंने पहले ही बोला कि आपका जो एज वाला जो फैक्टर है वो सही होना चाहिए। स्थायी निवास है, मूल निवास है, स्थायी निवास है, दोनों कोई बात नहीं, चल जाते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोशिश करूंगा कि कोई और वीडियो बनाऊं जिसमें आपको मैं बहुत चीजें बता सकूं। आज बहुत सारे प्रश्न हैं, फिर कभी बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि ज्यादातर पूछा जा रहा है, वो है एलटी पद वृद्धि को लेकर। देखिए एलटी पद वृद्धि का तो दोस्तों अभी फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है सुनने में कि जो एलटी है, एलटी में कोई पद वृद्धि का कोई चल रहा है, ठीक है। अगर कुछ भी चलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एलटी में तो दोस्तों क्या है कि वेटिंग का तो पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि यूके SSS के द्वारा जनरली वेटिंग निकाली जाती है और वो निकलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे महिलाएं हैं जिनका दोनों जगह पर सिलेक्शन हुआ है, तो उनके बदले पर आपकी वेटिंग आएगी। कई सारे बच्चों का आई होप कि प्रवक्ता का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, तो प्रवक्ता का रिजल्ट अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आ जाएगा तो कई सारे बच्चे प्रवक्ता में जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो आखिरी प्रश्न है वो है प्रवक्ता पद वृद्धि और प्रवक्ता रिजल्ट को लेकर, ठीक है। पहला तो है प्रवक्ता पद वृद्धि। प्रवक्ता पद वृद्धि का हमने आपको बताया था दोस्तों कि 25% की पद वृद्धि की प्रोसेस चल रही है, ठीक है। 25% पद वृद्धि की प्रोसेस को लेकर हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से जो निदेशक हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने सचिव माध्यमिक शिक्षा को लेटर दिखा था और उसमें उन्होंने जो कुमाऊं और गढ़वाल के जो निदेशक हैं उनके द्वारा जो भेजा गया था पत्र, उसमें उन्होंने बताया था कि भाई कितने कितने पद हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 25% बढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो 25% का उन्होंने बताया था कि किस तरह से बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उसके बारे में हमने विस्तृत वीडियो भी आपको बना के दिखाई थी। तो 25% की प्रोसेस तो चल रही है और ये पहले भी हो चुका है, 2014 में भी हो चुका है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी ना हो सके। तो प्रवक्ता में पद वृद्धि होनी तो मतलब आप मान सके संभव है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो उसकी प्रोसेस चल रही है, ठीक है। बात करते हैं प्रवक्ता रिजल्ट की दोस्तों। जो प्रवक्ता रिजल्ट है वो 15 जनवरी आयोग के द्वारा बोला गया था। उसके बाद तुरंत बाद मेरे द्वारा संपर्क किया गया था यूके पीएससी से, और यूके पीएससी के द्वारा दोस्तों जानकारी दी गई है कि वो फरवरी में आएगा, ठीक है। अब फरवरी में कब आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, मिडिल में आएगा या फिर एंड में आएगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फरवरी में दोस्तों उसके आने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। हो सकता है कि मे बी इलेक्शन के बाद आए, ठीक है, लेकिन जरूर आ जाएगा फरवरी में, इतनी संभावना व्यक्त की गई है। और साथ ही साथ फिर मैं कह रहा हूं कि अगर एलटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो भी अगर फरवरी के बाद होता है तो इससे बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा, क्योंकि लेक्चरर में बहुत सारे बच्चे निकलेंगे जो कि एलटी भी क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। अब कोई और प्रश्न अगर छूट गया होगा तो मुझे बताना, फिर अगली वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपके सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। तो ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।